हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या कंडीशन होता है। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है तो उसमें जो सेंटर से जो कैपेसिटेंस होते हैं हम उसको हटा देते हैं। उसी के तौर पे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, तो इसमें उसका यूज हो सकता है। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर उस ढंग का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें C1/C2 इक्वल टू C3/C4 का रेशियो आएगा। अगर ये रेशियो इक्वल होता है तो वह बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज मेरा कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, ए और बी दो इंड पॉइंट है। इस इंड पॉइंट के बीच टोटल 3 कैपेसिटर्स यूज किए गए हैं, जबकि 2 वायर्स वैसे हैं जिसमें कोई कैपेसिटर यूज नहीं किया गया है। तो हमें इसको फाइंड करना है कि क्या इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करने का कोशिश कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है कि जब दो पॉइंट के बीच वायर कनेक्टेड हो और उसके बीच किसी भी टाइप का कोई कैपेसिटेंस नहीं यूज किया गया है, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट एन का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। उसी तरह पॉइंट एम और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल होगा वो भी सेम होगा, मतलब बी और एम में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, सर्किट को फिर से रीड्रॉ करेंगे, फिर से बनाएंगे और उसको अरेंज करेंगे, ए और एन को एक जगह पे, एम और बी को एक जगह पे। अरेंज करने के बाद जो हमें सर्किट मिला वो ये मिला कि अगर हम ए और एम के बीच कोई देखें कि कितना कैपेसिटेंस है, तो एक है। तो यहाँ से ए से बी, यानी कि ए यहाँ पे है और एम इधर है, तो ए और एम के बीच में एक कैपेसिटर। अगला है एम और एन के बीच में एक कैपेसिटर, तो एम यहाँ पे है, एन इधर है, तो एम और एन के बीच में एक कैपेसिटर और यूज किया गया है। फिर एन और बी के बीच में, तो एन इस जगह पे, बी इस जगह पे, इसके बीच में एक और कैपेसिटर यूज किया गया। 3 कैपेसिटर ऊपर में भी था, 3 कैपेसिटर इसमें भी है। अब इस सर्किट को देख करके हम ये बता सकते हैं कि हाँ, ये जो सर्किट है वह पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, और हम आसानी से पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि जो सी इक्विवेलेंट होता है वो सिंपली C1+C2+C3 होता है। इस फॉर्मूला पे पुट करने के बाद इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 माइक्रोफैराड है, तो 2 × 10⁻⁶ प्लस 2 × 10⁻⁶ प्लस 2 × 10⁻⁶। इस ढंग से 2, 4 और 6, यानी कि 6 × 10⁻⁶ फराड हो जाएगा, जिसको हम लोग माइक्रोफैराड भी कहते हैं। तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब इसी तरह का क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या किया गया है कि जो सर्किट था जिसमें कोई कैपेसिटर यूज नहीं किए थे, उसमें अलग से 2 कैपेसिटर यूज करेंगे। क्वेश्चन ये रहा कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, जिसमें 5 कैपेसिटर्स यूज किए गए हैं, और एम और एन दो पॉइंट्स है जिसमें ए से एन के बीच एक कैपेसिटर यूज किया गया, जबकि एम और बी के बीच एक और कैपेसिटर यूज किया गया। तो आप इस क्वेश्चन को भी खुद से ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके। अब देखिए इसमें सारी जगह का वैल्यू सेम है, लेकिन हम जो वैल्यू पुट करेंगे वह देख करके पुट करेंगे कि ए और एम के बीच में कौन सा है, एम और एन के बीच में कौन सा है, एन और बी के बीच में कौन सा है। तो इस बार क्या है, ए और एन के बीच में एक कैपेसिटर आ गया, इसलिए पॉइंट ए और पॉइंट एन दो डिफरेंट पॉइंट होंगे। उसी तरह एम और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर यूज किया गया, तो एम और बी जो होंगे वो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। तो इस बार हम ए और एन को एक जगह नहीं रख सकते हैं, और ना तो बी और एम को एक जगह रख सकते हैं। इस फिगर को फिर से बनाने के बाद हमें इस ढंग का मिलता है कि ए, बी, एम और एन 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ए और एम के बीच में, यानी यहाँ सर्किट पर दिख रहा है, ए और एम के बीच में एक कैपेसिटर यूज किया गया था, ए एम के बीच में एक कैपेसिटर यूज किया गया। फिर एम और एन के बीच में एक कैपेसिटर है, तो एम और एन के बीच में एक कैपेसिटर यूज किया गया। फिर उसके बाद एन और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो एन और बी के बीच में एक कैपेसिटर यूज किया गया। फिर ए और एन के बीच में ऊपर से डायरेक्ट एक कैपेसिटर यूज किया गया, ए और एन के बीच में, तो ए यहाँ है, एन यहाँ है, तो ए और एन के बीच में एक कैपेसिटर यूज किया गया।
फिर उसके बाद है एम और बी के बीच में, तो एम और बी के बीच में एक कैपेसिटर यूज किया गया। ऊपर टोटल 5 कैपेसिटर्स थे, नीचे भी 5 कैपेसिटर्स हैं। इस कैपेसिटर्स में, इस सर्किट में देखने के बाद ये पता चलता है कि अगर ऊपर और नीचे का रेशियो सेम होता है तो 2/2 1/1 और 2/2 ये भी सेम आया। तो जब ऊपर और नीचे का रेशियो सेम आता है दोनों में, दोनों साइड, तो ये जो बीच वाला जो कैपेसिटर है ये इफेक्टिव नहीं होते हैं, इसे हम हटा देते हैं। तो जब इस कैपेसिटर को हटाएंगे तो मेरा जो सर्किट होगा वो एक अलग वैल्यू लेकर के आएगा, अलग देखने को मिलेगा। क्योंकि इस सर्किट में हमें ना तो कोई दो कैपेसिटर सीरीज में दिख रहे हैं, ना तो कोई कैपेसिटर्स पैरेलल में दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस कैपेसिटर को हम हटाते हैं, हमें बहुत आसानी से सब कुछ दिखने लगता है। एक कैपेसिटर को हटाने के बाद 2 माइक्रोफराड जो है यह आपस में सीरीज में है, फिर नीचे भी उसी ढंग का सीरीज है, और जो रिजल्ट आएगा तो इस दोनों का रिजल्ट 1, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आता है 1/2 + 1/2 यानी कि 1 आएगा। नीचे भी वही चीज़ है, तो 1 और 1 ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब निकालेंगे तो सिंपली ऐड हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा 1 + 1 यानी कि 2 माइक्रोफराड आएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगर हमें इस क्वेश्चन में ये पता नहीं होता कि यहाँ पे वैलेंस बीच टेस्टोन बीच का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाते, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चलता कि इसमें कोई दो कैपेसिटर्स आपस में ना तो सीरीज में दिख रहे थे, ना तो पैरेलल में दिख रहे थे। अब है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, तो उस स्टोर एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। किसी भी कैपेसिटर के प्लेट जो चार्ज होते हैं वो अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाते हैं, तो उसके लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क उस कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। सपोज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज C and the instantaneous charges on plates are +q and -q। क्योंकि दोनों प्लेट्स पे जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं, बट नेचर जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज v। देन अगर हमारे पास q अमाउंट का चार्ज है, c कैपेसिटेंस है और v पोटेंशियल डिफरेंस है, तब जो रिलेशन होता है v, तो v = q/c होता है। अगर ये भी आ गया तो हम वर्क डन का बात कर सकते हैं कि वर्क डन इन चेंज द चार्ज डी क्यू। अगर हमें डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को चेंज करना है तो उस टाइम में जो वर्क डन होता है वो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी इंटू क्यू होता है। तो अगर छोटा सा चेंज है चार्ज का डी क्यू, तो छोटा सा वर्क डन होगा, इसलिए डी डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू बोल सकते हैं। हम इस डी डब्ल्यू को और भी चेंज कर सकते हैं कि अगर v की जगह पे q/c लिखे तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा dw इक्वल टू q/v इंटू डी क्यू। अगर मेरे पास इस छोटे से चार्ज को ना चेंज करके अगर एक बड़े से अमाउंट को चेंज करते हैं, बड़े से चार्ज को चेंज करते हैं, तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा, और वही वर्क डन मेरे लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। छोटे से वर्क डन को जब टोटल वर्क डन के लिए कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो टोटल वर्क डन इन चेंजिंग द चार्ज q इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू q/c डी क्यू का इंटीग्रेशन। मतलब इस दोनों तरफ हम लोग क्या किए, इंटीग्रेशन ले लिए। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो टोटल वर्क डन हो जाएगा। इसमें से c जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो 1/c बाहर निकला, तो q इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि 0 से q तक होगा, 0 चार्ज से लेकर के टोटल चार्ज q तक। w इक्वल टू 1/c, अगर q का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये एक्चुअली इंटीग्रेशन है x dx का, जो कि x² 2 के बराबर होता है। तो q डी क्यू इक्वल टू यानी q²/2, q²/2 जो होगा वो 0 से q। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट इस दोनों को पुट करते हैं तो मेरा जो वैल्यू होता है वो आ जाता है। मतलब ये डिफिनिट इंटीग्रल का फॉर्म है। डिफिनिट इंटीग्रल उसको बोलते हैं जिसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट फिक्स हो। w इक्वल टू 1/2c, इसको अगर c 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो q की जगह पे एक बार अपर लिमिट माइनस उसी q की जगह पे एक बार
लोअर लिमिट, जीरो हटने के बाद क्या आएगा, W इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। यही वर्क डन कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। हम क्यू को चेंज भी कर सकते हैं, सी भी का होल स्क्वायर कर सकते हैं बाई 2C। अगर सी स्क्वायर आएगा यहाँ भी स्क्वायर आएगा, सी से सी कैंसिल हो सकता है, एक सी ऊपर बच जाएगा, तो आंसर आएगा हाफ एनर्जी इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर। अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो द एनर्जी stored in a capacitor between two plates per unit volume is known as energy density। यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, किसी कैपेसिटर के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होता है, उस एनर्जी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि बाई टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। अब किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर जो होता है उसका फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2C आया था, क्योंकि यही वर्क डन था और यही एनर्जी स्टोर भी होता है। और जो वॉल्यूम होता है, तो किसी भी कैपेसिटर्स का, कैपेसिटर के एक प्लेट का जो एरिया होता है वो ए लिया जाता है, जबकि दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन होता है वो डी होता है। तो ए इंटू डी जो होगा वो कैपेसिटर्स के वॉल्यूम होंगे। तो टोटल वॉल्यूम से अगर टोटल एनर्जी में डिवाइड करते हैं तो यह हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी। इसलिए स्मॉल यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C अपॉन ए डी। अब क्यू स्क्वायर बाई 2C इंटू ए डी, अगर क्यू स्क्वायर को भी हम चेंज करना चाहें तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू एरिया हो सकता है, क्योंकि सिग्मा क्या है, तो क्यू बाई एरिया होता है, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको कहा जाता है। तो क्यू अगर निकालना हो तो सिग्मा इंटू एरिया होता है, तो हम चार्ज की जगह पे सिग्मा इंटू एरिया का होल स्क्वायर कर सकते हैं, जबकि 2 इंटू सी जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, इंटू टोटल वॉल्यूम कितना था, ए इंटू डी, डी से डी कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचता है, हाफ। अगर हम सिग्मा स्क्वायर जो यहाँ पे है, अगर हम सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कर दे तो नीचे एक स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है इप्सिलॉन नॉट का, इसलिए हम इसको हटाने के लिए एक और इप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो ऊपर और नीचे अगर यहाँ से स्क्वायर जैसे ही आएगा तो एक इप्सिलॉन नॉट जो होगा वो इसको कैंसिल करके एक सिंगल इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे देगा। जबकि सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट जो होता है यह इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाफ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो सीधे तौर पे ये लिख सकते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी होगा वो हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा, यानी कि एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 4 माइक्रोफैराड एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 12 वोल्ट, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हमें कैपेसिटेंस दिया गया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। अगर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो हम आसानी से एनर्जी निकाल सकते हैं कि कितना एनर्जी स्टोर किया गया है। एनर्जी स्टोर इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू सी की जगह पे 4 माइक्रोफराड यानी 4 इंटू 10⁻⁻6, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा तो 12 इंटू 12, इस 2 से 4 को कैंसिल किए 2 आया। 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है, इंटू 2 करेंगे तो 288 आएगा। तो हमारा आंसर होगा 288 इंटू 10⁻⁻6। अगर 2 पॉइंट्स को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो 10⁻2 बढ़ जाता है, अगर +2 बढ़ा तो यहाँ -6 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यही मेरा एनर्जी स्टोर हो जाएगा, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़िए और इसका नोट्स बनाइए और इसको याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।